Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यूनिट नंबर 2 का आखिरी चैप्टर लिखा हुआ है कि एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक साझेदारी फर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट करते समय कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, किन किन रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, पुरानी फर्म की पुस्तकें कैसे बंद होती हैं और कंपनी में किस तरीके से लेखा किया जाता है। तो इसके बारे में आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ख़ास चीज़ें लेकर आए हैं। वो ख़ास चीज़ें ये हैं, जैसा कि हम एक बार आपको समराइज़ कर देते हैं कि आज हम आपको जो पीसी होता है, जिसको हम परचेस कंसिडरेशन कहते हैं, क्रय प्रतिफल, उसको निकालने की 3 मेथड्स बताएंगे। उन तीनों मेथड्स में प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको उनका फार्मूलेशन भी बताया जाएगा। और उसके साथ साथ जो अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में रखे जाते हैं, किन किन अकाउंट्स को एट द एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म रखा जाता है, उनके सीक्वेंस को और उनके अकाउंट्स को भी बताएंगे। और पीसी को किस अकाउंट में, यानी परचेस कंसिडरेशन को किस अकाउंट में पहली बार रिकॉर्ड करते हैं और दूसरे बार किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और बिल्कुल हमारी इस वीडियो लेक्चर में टू द पॉइंट अप्रोच होगी। जहाँ से क्वेश्चन उठकर आते हैं वहाँ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ले जाने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं कि ये आखिरी चैप्टर आपका जो है यूनिट 2 से, उस यूनिट 2 में सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म को किस तरीके से एक कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है और क्या बेनिफिट एक कंपनी में कन्वर्ट होने पर मिलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज़ मेंबर्स की क्या होती है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को जैसे ही हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो मेंबर्स की लायबिलिटीज़ क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। मतलब पार्टनरशिप फर्म को जब कन्वर्ट किया जाता है तो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, और लिमिटेड कंपनी में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो वहाँ मेंबर्स की लायबिलिटीज़ यानी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, लिमिटेड। जबकि पार्टनरशिप फर्म में क्या होती थी, अनलिमिटेड होती थी। मतलब पार्टनरशिप फर्म में रिस्क ज़्यादा होती थी, लेकिन कंपनी में रिस्क कम हो जाएगी। अब इसके बाद देख लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 50। लेकिन जैसे ही कंपनी में कन्वर्सन होगा और कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी बनाई जा रही है तो उसमें लिमिटेड नंबर कितने हो जाएंगे, 200। मतलब जिस पार्टनरशिप फर्म में 50 लोग मैक्सिमम हो सकते थे, अगर अब उसको हमने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो लिमिटेड नंबर अप टू 200 हो जाएंगे, मतलब 200 हो जाएंगे। और यदि पार्टनरशिप फर्म को हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 200 से संख्या और बढ़कर कहाँ तक हो जाएगी, नंबर ऑफ़ शेयर तक हो जाएगी, मतलब अंशों की संख्या तक हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, जबकि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम अप टू नंबर ऑफ़ शेयर हो सकते हैं, मतलब अंशों की संख्या तक हो सकते हैं। तो ये हमने आपको दोनों कंपनियों के बारे में बता दिया। तो पार्टनरशिप फर्म को जनरली लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए हमने आपको लिमिटेड लायबिलिटीज़ और लिमिटेड नंबर ऑफ़ मेंबर्स बताए हैं। अब इसके बाद पार्टनरशिप फर्म में कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर वो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो भी ठीक है, और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो भी ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अगर कोई कंपनी 2013 के पहले बनी है तो 2013 के पहले जो कंपनीज़ एक्ट 1956 अप्लाई था, उसमें कंपनी को रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। और अगर कंपनी 2013 के बाद रजिस्टर्ड हो रही है तो वहाँ भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, जबकि जबकि कंपनी में रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है।
पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना हो। लेकिन कंपनी में पार्टनरशिप डीड नहीं होता, बल्कि कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं, और इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि जिसको हम पार्षद अंतर नियम कहते हैं, ये बनाया जाता है। तो एक पार्टनरशिप फर्म जब किसी कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उसको ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इस पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है और किन मेथड के यूज़ करने के बाद पीसी निकाला जाता है। तो 3 मेथड पीसी निकालने की है और उन 3 मेथड्स को अब हम यहाँ स्क्रीन पर समझ लेते हैं कि वो 3 मेथड पर्टिकुलर आपकी क्या होंगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले पहली मेथड का क्या नाम है। तो पहली मेथड जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहली मेथड एक मुश्त विधि यानी कि लमसम मेथड है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीसी परचेस कंसिडरेशन क्या होता है। क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता फर्म को उसके व्यवसाय क्रय करने के प्रतिफल स्वरूप चुकाया गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। तो परचेस कंसिडरेशन जिसको हम इंग्लिश में पीसी कहते हैं, तो पीसी क्या है? पीसी एक परचेसिंग प्राइस है। ये वैल्यू को कौन पेमेंट करता है? तो इसको परचेसिंग कंपनी पेमेंट करेगी। और परचेसिंग कंपनी किसको पेमेंट करेगी? परचेसिंग कंपनी सेलर को पेमेंट करेगी। और सेलर यहाँ कौन है? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म को कंपनी के द्वारा जो अमाउंट पे किया जाता है या जो शेयर दे दिए जाते हैं या जो डिवेंचर इशू कर दिए जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? पीसी। तो पीसी जो है वो एक रिवार्ड है। पीसी एक परचेस कंसिडरेशन है जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? सेलर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। किसको प्रोवाइड किया जाता है? ये परचेसर कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। किसको प्रोवाइड? परचेसर कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। किसको प्रोवाइड किया जाता है? ये सेलर पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस सेल हो रहा है। और कौन उसको खरीद रहा है? उसको खरीदने वाली कंपनी है और उस कंपनी को हम परचेसिंग कंपनी कहते हैं। तो याद रखिए, परचेसिंग कंपनी पीसी डिसाइड करती है कि कितने में बिजनेस को ख़रीदा जाए। तो बिजनेस को ख़रीदने के 3 मेथड होती हैं कि किन तरीके से इस वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो पीसी को कैलकुलेट करने की 3 मेथड हैं, जिसको हम पहली मेथड को लमसम पेमेंट मेथड कहते हैं। लमसम का मतलब होता है कोई भी एक अमाउंट तय कर लिया जाता है कि हम आपका बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख रुपए में ख़रीद रहे हैं। तो जितने भी अमाउंट को एक बार में एक मुश्त रकम तय कर ली जाती है और बैठकर बातचीत कर ली जाती है कि इतने में आपका बिजनेस खरीद लिया जाएगा, तो उसको हम एक मुश्त भुगतान विधि या लमसम पेमेंट मेथड कहते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होगा? तो दूसरा तरीका नेट पेमेंट मेथड होती है। नेट पेमेंट मेथड क्या होती है? तो नेट पेमेंट मेथड में शेयर हो सकते हैं, डिवेंचर हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको कैश भी दिया जा सकता है। तो उसको हम नेट पेमेंट मेथड कहेंगे। अभी हम इसकी डिटेल अगली स्क्रीन पर आपको बताने वाले हैं। पहले हम तीनों मेथड पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू आपको समझ में आ जाए। तीसरी मेथड का नाम नेट असेट्स मेथड है। अब नेट असेट्स मेथड में यहाँ क्या आता है? तो उन असेट्स को लिया जाएगा जो टेकन ओवर कर ली गई हैं, जो संपत्तियां ले ली गई हैं, और उन लाइबिलिटीज़ को ही लिया जाएगा जिनको फर्म से कंपनी ने टेक ओवर किया है। मतलब कंपनी जिन असेट्स को टेक ओवर करेगी उनको लिया जाएगा और कंपनी जिन लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर करेगी उनको लिया जाएगा। जिन असेट्स और जिन लाइबिलिटी को कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया है पार्टनरशिप फर्म से, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम अभी पीसी निकालना आपको बताते हैं, फिर आगे ये भी बताएंगे कि पीसी को किस अकाउंट में लिखा जाता है और किस साइड लिखा जाता है। उसके बाद पीसी में अगर शेयर कैपिटल आएगी तो पहली बार शेयर कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होगी, दूसरी बार कहाँ रिकॉर्ड होगी, और इसके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस एंड हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के एंड होने पर कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं और उनमें क्या क्या लिखा जाता है। तो बहुत ही डिटेल में आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें
और एक कमेंट भी इस वीडियो को देखने के बाद करें। आपसे ये हमेशा शिकायत रहती है कि आप हमारे चैनल पर पढ़ते ज़रूर हैं, हम वीडियो के लास्ट में आपसे थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कहते हैं, लेकिन कभी आप कमेंट में हमारा धन्यवाद नहीं अदा करते। शायद ऐसा लगता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे, पर ऐसा नहीं है। रेगुलरली हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स आते हैं जो हमारे वीडियो पर रेगुलर हमारे वीडियो पर लाइक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लाइक नहीं करते। तो आपसे ये हमारी शिकायत है, इस शिकायत को भी आप इस वीडियो में ज़रूर दूर करेंगे। अब हम जल्दी से इसकी मेथड्स देख लेते हैं कि इन मेथड से किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो इस मेथड को समझने के लिए, इनकी मेथड्स को समझने के लिए हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और आपको दूसरी मेथड से स्टार्ट करते हैं कि दूसरी मेथड आपकी नेट पेमेंट मेथड होती है। उस नेट पेमेंट मेथड से हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो नेट पेमेंट मेथड सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि नेट पेमेंट मेथड किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। तो नेट पेमेंट मेथड में सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि क्या आ जाएगा। नेट पेमेंट मेथड में जो जो चीज़ दी जाती हैं वो हम लिख लेते हैं। नेट पेमेंट मेथड में सबसे पहले दिया जाता है क्या, सबसे पहले शेयर कैपिटल दी जाती है। तो उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ कि शेयर कैपिटल लिख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल कितने रुपए की दी गई, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 लाख रुपए की दी गई, तो वो हम ले लेते हैं। शेयर कैपिटल के साथ कभी कभी क्या दे दिया जाता है, डिवेंचर्स दे दिया जाता है। तो हम डिवेंचर्स लिख लेते हैं कि डिवेंचर्स यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। डिवेंचर्स मान लो 1 लाख रुपए के दिए गए हैं, तो वो ले लेते हैं। इसके अलावा बाय कैश भी पेमेंट हो सकता है, तो हम यहाँ कैश लिख लेते हैं और वो भी यहाँ 1 लाख रुपए का ले लेते हैं। अब आप बताइए 5 लाख, 1 लाख और 1 लाख रुपए टोटल पेमेंट कितना हो गया, 7 लाख रुपए हो गया। तो इस तरीके से जब अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम पीसी कहते हैं, परचेस कंसिडरेशन यानी कि क्रय प्रतिफल कहते हैं, इस मेथड का नाम क्या है, नेट पेमेंट मेथड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेट पेमेंट मेथड में क्या अंश दिए जाते हैं, क्या डिवेंचर्स दिए जाते हैं, क्या शेयर्स दिए जाते हैं, डिवेंचर्स भी दिए जाते हैं, क्या कैश भी दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा हाँ, ये तीनों प्रकार से पेमेंट किया जा सकता है। अब शेयर कैपिटल भी 2 तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको हिंदी में समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहते हैं। उनके द्वारा भी ये पेमेंट हो सकता है। तो नेट पेमेंट मेथड में क्या दिया जाएगा आपको, नेट पेमेंट मेथड में आपको शेयर कैपिटल दी जाएगी। शेयर कैपिटल इक्विटी भी हो सकती है, प्रेफरेंस भी हो सकती है, साथ ही डिवेंचर भी हो सकते हैं और साथ ही कैश भी हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन 3 चीज़ों की है जो हमने आपको बताई। अगर शेयर कैपिटल और डिवेंचर अकेले दिए गए हैं तो उनसे भी पीसी निकाला जा सकता है, और अगर शेयर कैपिटल के साथ सिर्फ कैश दिया है तो उससे भी पीसी निकाला जा सकता है। कोई यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डिवेंचर भी दिया जाए। हाँ, डिवेंचर के साथ कैश भी दिया जा सकता है, कभी शेयर कैपिटल और डिवेंचर दोनों दिए जा सकते हैं, कैश ना दिया हो तो इन 3 में से कोई भी 2 को लिया जा सकता है, और 3 में से कोई एक शेयर कैपिटल अकेले को भी लिया जा सकता है। तो नेट पेमेंट मेथड किसके रूप में होता है, तो नेट पेमेंट मेथड यानी शुद्ध भुगतान विधि में शेयर कैपिटल हो सकता है, साथ ही साथ आपके डिवेंचर्स हो सकते हैं, और आपके साथ क्या हो सकता है, कैश हो सकता है। तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम नेट पेमेंट मेथड कहते हैं। ये आपकी दूसरी मेथड है। पहली मेथड लमसम पेमेंट मेथड है, एक मुश्त भुगतान विधि है, जहां एक बार में पैसा तय कर लिया जाता है कि कितने रुपए में बिजनेस खरीदा जा रहा है। लेकिन जब परचेसिंग कंपनी ऑफ़र देती है कि हम इतने की शेयर कैपिटल देंगे, इतने रुपए के डिबेंचर देंगे और इतना रुपए कैश देंगे, तो इस मोड ऑफ पेमेंट को हम नेट पेमेंट मेथड कहते हैं। अब आपकी नेट असेट्स मेथड को हम समझ लेते हैं और उसकी बारीकियां क्या हैं तो वो भी आप देख लें। तो अब हम आपको बताने वाले हैं नेट असेट्स मेथड, और इस नेट असेट्स मेथड में क्या होगा, इस नेट असेट्स मेथड में आपका पर्टिकुलर किस तरीके से आपको पेमेंट करना है और किस तरीके से आपको नेट असेट्स मेथड में
वैल्यू फाइंड करना है पीसी की, वो अब हम आपको बताने वाले हैं। तो पीसी परचेस कंसिडरेशन, जिसको हिंदी में हम क्रय प्रतिफल या क्रय मूल्य कहते हैं, इसका फार्मूला होता है नेट असेट्स यहाँ निकाली जाती है और नेट असेट्स को हम पीसी कहते हैं। तो नेट असेट्स कैसे निकाली जाती हैं, आपको पता है यहाँ टोटल असेट्स की वैल्यू ले ली जाती है, लेकिन याद रखिए टोटल असेट्स कौन सी ली जाएंगी, टेकन ली जाएंगी। टेकन मतलब जिनको कंपनी ने लिया है। कंपनी ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म की हर असेट को ले ले, कुछ असेट को पार्टनरशिप फर्म की कंपनी ले लेती है और कुछ असेट को छोड़ देती है। तो हमें उन्हीं असेट को लेना है जो कि टोटल असेट क्या है, टेकन है, मतलब एक कंपनी ने लिया है। अब इसके बाद इसमें से लेस क्या करेंगे, इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को हम क्या कर देते हैं, लेस। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी कौन सी ली जाएगी, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी आपकी टेकन ली जाएगी, मतलब जिन लाइबिलिटीज़ को लिया है उनको हम यहाँ लेस कर देंगे। तो नेट असेट्स शुद्ध संपत्ति का फार्मूला क्या हुआ, कुल ली गई संपत्तियां माइनस कुल लिए गए बाह्य दायित्व, और इन दोनों के अंतर से शुद्ध संपत्तियां मतलब नेट असेट्स मिल जाएगा। और यहाँ जो नेट असेट्स आएगा, जो आपकी शुद्ध संपत्ति आएगा, वही क्या कहलाएगा, पीसी कहलाएगा। तो टोटल असेट जिनको ले लिया गया है और टोटल लाइबिलिटीज जिनको ले लिया गया है, उन दोनों के डिफरेंस से हमें नेट असेट्स मिलता है और यहाँ नेट असेट्स ही क्या हो जाता है, आपका पीसी हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम पीसी यानी कि परचेस कंसिडरेशन निकाल सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गई है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से अकाउंट्स यहाँ बनाए जाते हैं, फिर आपको उनमें रिकॉर्डिंग का तरीका भी बताया जाएगा कि किस तरीके से पर्टिकुलर ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से अकाउंट्स यहाँ रखे जाते हैं। तो ये जो 4 अकाउंट्स आप देख रहे हैं, ये चारों अकाउंट्स किसकी बुक में हैं, तो ये पार्टनरशिप फ़र्म की बुक में हैं। तो आप याद रखिए, जब पार्टनरशिप फ़र्म का बिजनेस एंड हो रहा है, उस पार्टनरशिप फ़र्म के बिजनेस के एंड होने पर कितने अकाउंट ओपन किए जाते हैं, तो ये 4 अकाउंट ओपन किए जाते हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहले अकाउंट का नाम रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट आपने डिसॉल्यूशन पार्ट 1, डिसॉल्यूशन पार्ट 2 यानी फ़र्म का समापन 1 और फ़र्म के समापन 2 में देखा। जब भी कोई फ़र्म एंड होती है, उसका व्यापार बिक जाता है, व्यापार समाप्त होता है और साझेदारी का विघटन हो जाता है, तो वहाँ ये खाता, ये अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम वसूली खाता है। वसूली खाते का नाम विघटन खाता या समापन खाता भी है। रियलाइजेशन अकाउंट को इंग्लिश में डिसॉल्यूशन अकाउंट कहते हैं और ये नेचर में नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता होता है। रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट भी आपको दिया है जिसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पहले सीक्वेंस को समझ लें। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, दूसरा परचेसिंग कंपनी का अकाउंट बनता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को यहाँ परचेसर कंपनी ने खरीदा है, तो क्रेता कंपनी का खाता दूसरे नंबर पर बनाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, मतलब साझेदारों के पूंजी खाते। मान लो ए और बी फर्म में पार्टनर थे, उन्होंने अब अपनी फ़र्म को कंपनी में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया, तो जब उन्होंने अपनी फ़र्म को कंपनी में कन्वर्ट किया तो उनके कैपिटल अकाउंट भी बनाए जाएंगे ताकि उनके अकाउंट्स को क्लोज़ किया जा सके। और चौथा अकाउंट बैंक अकाउंट बनता है जिसमें अमाउंट का सेटलमेंट होता है, जो भी कैश आता है वो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के हम डेबिट में लिख लेते हैं, तो बैंक अकाउंट या कभी कभी क्या बनता है, कैश अकाउंट भी बनता है। तो आप याद रखिए, जो भी कैश का सेटलमेंट है वो इस कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में हो जाता है। जितना इनकमिंग होगी उसको डेबिट में लिखेंगे और जितना आउटगोइंग होगी उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और इस अकाउंट का टोटल दोनों तरफ एक सा आ जाता है, बराबर आ जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो लेज़र अकाउंट हैं वो प्रॉपर जो है वो सेटल्ड हो गए हैं, मतलब इन लेज़र अकाउंट में कोई भी कमी नहीं है, बल्कि पूरा रकम जो आई थी उस पूरे रकम को फुल्ली यूटिलाइज़ कर लिया गया है और पार्टनर्स को पेमेंट कर दिया गया है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि पहले अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में असेट्स को लिखा जाएगा और असेट्स को लिखा जाएगा, जितनी भी असेट्स हैं पर्टिकुलर उन असेट्स को डेबिट में लिखा जाता है, और जो भी लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की होती हैं उनको क्रेडिट में लिखा जाता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस
वैल्यू पर लिखा जाता है तो आप याद रखिए ये बुक वैल्यू पर लिखा जाता है, जैसा कि आपको दिया गया है बुक वैल्यू पर। तो बुक वैल्यू पर असेट्स और लाइबिलिटी को लिख दिया जाता है। तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो रिकॉर्ड होती हैं वो किस पर होती हैं, बुक वैल्यू पर होती हैं। इसके बाद असेट, अगर किसी असेट को नई कंपनी ने नहीं लिया है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो जाती है। देखिए क्रेडिट में लिखा है असेट सोल्ड इन मार्केट, मतलब जिस असेट को कंपनी ने नहीं लिया है उसको क्या कर दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है और उसका कलेक्शन अमाउंट या रियलाइजेशन अमाउंट उसका क्रेडिट में चला जाता है। किसी लाइबिलिटी को अगर कंपनी ने नहीं लिया है तो उनका पेमेंट भी कहाँ हो जाता है, उनका पेमेंट भी डेबिट में हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर किसी कंपनी ने लाइबिलिटी को नहीं लिया तो उनका पेमेंट डेबिट में हो जाएगा। यहाँ क्रॉस एंट्री होती हैं, असेट आती हैं डेबिट में, उनका कलेक्शन आता है क्रेडिट में, लाइबिलिटी आती है क्रेडिट में और उनका पेमेंट आता है डेबिट में। फिर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस हैं तो उनको डेबिट में लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बैंक के नाम से एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये कैश के नाम से भी आ सकता है। तो किसी भी लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखते हैं और अगर नई कंपनी ने उन्हें नहीं लिया, उनका पेमेंट होना है तो उन्हें डेबिट में लिख दिया जाता है। इस तरीके से अकाउंट सेटल होते हैं। अब क्रेडिट में सबसे ख़ास चीज़ क्या लिखी जाती है तो वो देख लें। यहाँ लिखा गया है क्रेडिट में परचेसिंग कंपनी अकाउंट। अब ये परचेसिंग कंपनी अकाउंट क्या है, तो ये पीसी है। तो याद रखिए पीसी को रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड लिखा जाता है, क्रेडिट में। तो पीसी को रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे इसी तरह पूछा जा सकता है कि क्रय प्रतिफल को किस खाते में लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं, तो आप बताएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के इसको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो याद रखिए आपको जो क्वेश्चन आना है वो इंटरनल आएंगे, मतलब फॉर्मेट के बीच में से आएंगे। आप ऊपर अगर प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, कोई एक बुक परचेस करके कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लेने से आपकी कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकती। अब जो पेपर आ रहे हैं वो फैक्चुअल आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक डीपली एनालिसिस करके पढ़ाई करना पड़ेगी। अब पढ़ाई का तरीका बदल गया है। अब पढ़ाई का तरीका रिसर्च मोड का है। रिसर्च का मतलब होता है सर्च फॉर न्यू नॉलेज, और उन न्यू नॉलेज से क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं और वही एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आप किसी एक बुक से अगर प्रैक्टिस सेट लगाकर चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे, तो आपसे कुछ क्वेश्चन तो बन जाएंगे लेकिन सब नहीं बन सकते, क्योंकि आपने डिटेल में स्टडी नहीं की। और एग्ज़ाम के टाइम पर मार्केट को कैश करने के लिए कई बुक्स मार्केट में आ जाती हैं जो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे सकती हैं, एक आपको डीपली एनालिसिस और एक आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं दे सकती। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से या कोई एक्सपीरियंस होल्डर जो भी इस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है उससे जुड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि हम ही बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हम ही से जुड़ जाएं। आपके अंदर काबिलियत है, आप समझ सकते हैं कि कौन आपको अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, किससे आपको समझ में आ रहा है, आप वहाँ से जुड़ जाएं ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलें और डीपली स्टडी मिलें, ताकि आप एग्ज़ाम में कामयाब हो सकें। और हम यही चाहेंगे कि आप एक अच्छी पढ़ाई करके अच्छे से एग्ज़ाम जो है वो दें। याद रखिए बहुत सारे स्टूडेंट की अप्रोच सिस्टमेटिक नहीं होती, जिसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिलती। वो एक किताब पर ही डिपेंड रह जाते हैं, जबकि 9 या 10 बुक से आपका सिलेबस बनाया गया है। एक किताब कैसे काफ़ी हो सकती है जो आपके एग्ज़ाम में सारे टॉपिक को कवर कर दे। आपको डिफरेंट बुक से पढ़ना पड़ेगा और NCERT बेस्ड मटेरियल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वैसा NCERT मटेरियल आपको कलेक्ट करके आपकी स्टडी करना पड़ेगी, और वो स्टडी रिसर्च मोड में होना चाहिए। चलिए अब हम टू द पॉइंट आपको बता देते हैं। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हैं, उसको अमल में लेकर आएँ। निश्चित आपको इस हमारी बातों से लाभ होगा। अब जल्दी से हम यहाँ देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा पीसी को किस अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाता है, तो आपका आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटा जाता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटा जाता है।
और ये जो भी पार्टनर्स होंगे उनके जो भी रेशियो होंगे लाभानी अनुपात उसमें बांट दिया जाएगा। कहाँ बांटा जाता है? प्रॉफिट को डेबिट में बांटा जाता है। और इसके बाद लॉस होगा तो कहाँ बांटा जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि जब डेबिट ज़्यादा होता है तो क्रेडिट में लॉस आ जाता है, और जब क्रेडिट ज़्यादा होता है तो डेबिट में क्या आ जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं रियलाइजेशन के? तो उसको पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटा जाता है। अब इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि नई नई कंपनी जो बनाई गई है अगर उसने किसी असेट को नहीं लिया है तो उसके बारे में क्या प्रोविज़न होंगे, क्या उसको कहाँ लिखा जाएगा? तो पुरानी असेट, अगर पुरानी असेट पुरानी फर्म की नई कंपनी ने नहीं ली है तो उसको मार्केट में बेच दिया जाएगा और उसके अमाउंट को बैंक या कैश के नाम से क्रेडिट में लिख देंगे। और किसी लाइबिलिटी को नहीं लिया है तो जिस लाइबिलिटी को नहीं लिया है उस लाइबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि जिस लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं किया उसको कहाँ लिखा जाएगा? तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा और डेबिट में इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट हुआ। अब इसके बाद हम और डिटेल में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इससे आपको और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिल्डिंग को देखिए, यहाँ रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है, बिल्डिंग ले ली गई है। फर्नीचर जो है इसको भी ले लिया गया है। इसके बाद डेटर्स दिया गया है, डेटर्स को भी ले लिया गया है। आगे कैश दिया गया है, कैश को भी ले लिया गया है। तो जिन असेट्स को ले लिया है अथवा नहीं लिया है उन दोनों को डेबिट में लिखा जाता है। आप ये याद रखिए, ऐसा नहीं होता कि जिन असेट को ले लिया उन्हीं को लिखा जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाया जाएगा तो ऑल असेट्स आर डेबिटेड एट बुक वैल्यू, तो ये किस पर लिखा जाएगा? बुक वैल्यू पर लिखा जाएगा डेबिट में, इतना याद रखिए। अब ये भी पूछा जा सकता है घुमाकर कि किन असेट को लिया जाएगा? क्या जिनको ले लिया गया है, टेकन ओवर है, उनको लिया जाएगा कि जो नॉट टेकन ओवर उनको लिया जाएगा? तो टेकन ओवर हो या नॉट टेकन ओवर हो, दोनों को डेबिट में लिखा जाता है। फिर क्रेडिट में भी सारी लाइबिलिटीज़ को लिखा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? जिन लाइबिलिटी को नहीं लिया गया है उनका पेमेंट डेबिट में हो जाता है। तो अब एक बारीकी से हम देख लें, अभी क्वेश्चन तो पूरा हम आपको नहीं बता रहे। ये 20,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट है। इस क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 20,000 रुपये के बैंक ओवरड्राफ्ट को नई कंपनी ने नहीं लिया है, तो इस 20,000 रुपये का देखिए डेबिट में क्या हो गया है? पेमेंट। जैसा अभी हमने आपको बताया कि जिस लाइबिलिटी को नई कंपनी ने नहीं लिया है उसका क्या करना है? तो उसका डेबिट में पेमेंट हो जाएगा। लाइबिलिटी आएगी क्रेडिट में और उसका पेमेंट हो जाएगा डेबिट में। अगर किसी असेट को नहीं लिया है तो उसको लिखेंगे डेबिट में और उसका रियलाइजेशन कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट में, जैसा कि हमने प्रीवियस स्क्रीन पर आपको बताया। अब हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि पीसी को कहाँ लिखा जाता है? परचेस कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल को। तो पीसी को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में लिखा जाता है। और जैसा आप देख रहे हैं 80,000 रुपये में बिजनेस खरीदा गया है। अब 80,000 में बिजनेस खरीदा गया है, 80,000 में इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें तो 60,000 रुपये के शेयर दिए गए हैं और 20,000 रुपये नगद दिए गए हैं। तो बताइए कौन सी मेथड है? नेट पेमेंट मेथड है, ये शुद्ध भुगतान विधि है। 60,000 रुपये के क्या दिए गए हैं? शेयर्स दिए गए हैं और प्लस 20,000 रुपये की क्या दी गई है? कैश दी गई है, कैश दी गई है। और इस तरीके से टोटल कितना हुआ? 80,000, जो कि आप क्रेडिट में देख रहे हैं, ये 80,000 लिखा है। अब इस 80,000 का पहली बार रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्डिंग हुई। और हर, जैसा कि आपको पता है कि हर ट्रांजैक्शन दो मदों को, दो अकाउंट को अफेक्ट करता है। तो पहला आपने यहाँ 80,000 लिख दिया। अब देखिए उसी की क्रॉस एंट्री अगले अकाउंट के कहाँ आ गई? डेबिट में। रियलाइजेशन में नाम आया है किसका? ए लिमिटेड का, और ए लिमिटेड अकाउंट में नाम आएगा रियलाइजेशन का। ये आया था क्रेडिट में और अब यहाँ कहाँ आ रहा है? डेबिट में। तो आप याद रखिए क्रॉस एंट्री इसी को कहते हैं। वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड अनदर इज़ क्रेडिटेड बिकॉज दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। ये एक डबल एंट्री सिस्टम है। एक अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी तो एक अकाउंट के कहाँ होगी? डेबिट में। दोनों तरफ जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होंगी अकाउंट सेटल्ड नहीं होंगे। तो 80,000 रुपये देखिए यहाँ क्रेडिट में था, वही 80,000 रुपये यहाँ कहाँ आ गए? डेबिट में। अब इस 80,000 को हमने बताया था कि 60,000 के देखिए शेयर दिए गए हैं तो क्रेडिट में लिख दिया गया और 20,000 रुपये का कैश दिया गया है तो कहाँ आ गया? ये क्रेडिट में। अब ये पूछा जा सकता है कि पार्टनर को
दिए जाने वाले शेयर और पार्टनर को दी जाने वाली कैश किस अकाउंट के क्रेडिट में लिखी जाती है, तो आप बताएंगे नई कंपनी के अकाउंट के क्रेडिट में लिखी जाती है। मतलब जो परचेसिंग कंपनी है, परचेसिंग कंपनी के क्रेडिट में पार्टनर को मिलने वाले शेयर और पार्टनर को मिलने वाली कैश आएगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि किस अकाउंट के डेबिट में इन्हें लिखा जाएगा, तो बताइए शेयर और कैश किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यही मत क्रॉस एंट्री होकर कहाँ चली आएगी, डेबिट में। तो आपसे वहाँ बहुत बारीकी के साथ पूछा जाएगा कि इसको डेबिट में कहाँ लिखते हैं और क्रेडिट में कहाँ लिखते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, ये मत देखना बस कि कहाँ लिखते हैं। तो किस अकाउंट में लिखा पूछा जाए, कहाँ लिखते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर साइड पूछ ली गई कि क्रेडिट में किस अकाउंट में लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और यही क्रेडिट में जो मदें लिखी हैं ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चली जाएंगी। तो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं और इस तरीके से आपको एक एनालिटिकल स्टडी करना है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू आगे बढ़ना है, एक राइट डायरेक्शन में आगे जाना है। हल्की फुल्की किसी एक बुक से पढ़ाई कर लेने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, एक रेगुलर स्टडी होती है और हम अपने स्टडी प्लान में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए आए हैं। अगर आपको अभी भी हमारे कोर्स के बारे में डाउट है तो आप हमको कॉल करें। ऐसे मन में ही सोच लेने से कि नहीं कोचिंग वाले लोग अच्छा नहीं पढ़ाते या कोचिंग से क्या होता हम तो खुद पढ़ लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हमारे 18, 19, 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं। अब हम और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे देते हैं कि ये जो अकाउंट बनाए जाते हैं, अब इससे एक और इस तरीके से भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी जनरेट हो सकता है कि बनाए जाने वाले खातों को सही क्रम में जमाएं। तो बनाए जाने वाले खातों को सही क्रम में जमाने के लिए क्या होगा, तो उनके बनाने का क्रम क्या होगा, वो क्रम एक बार फिर देख लें। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, फिर परचेसिंग कंपनी का अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और फिर बैंक अकाउंट बनता है। अब इसके क्रम को याद रखने का तरीका ऐसा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, पीसी लिखते हैं। फिर पीसी किसके रूप में मिलता है, शेयर्स और किसके रूप में मिलता है, शेयर्स और कैश और डिवेंचर के रूप में मिलता है। तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सेकंड अकाउंट के क्रेडिट में, सेकंड अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। पहले अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा पीसी, पहले अकाउंट के क्रेडिट में, और फिर एंट्री होगी तो दूसरे अकाउंट के ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। इस बार इस तरीके से 2 बार रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इसी सीक्वेंस को आप इसी तरीके से याद रखें कि पहला अकाउंट रियलाइजेशन है, दूसरा परचेसिंग कंपनी का अकाउंट है, तीसरा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और चौथा अकाउंट आपका बैंक अकाउंट है। और बैंक अकाउंट जब दोनों तरफ टोटल बराबर आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि अकाउंट प्रॉपर सेटल्ड हो गया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो पहला अकाउंट कौन सा बनाया जाता है, तो पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट है। एक पार्टनरशिप बंद हो रही है तो आखिरी अकाउंट कौन सा बनाया जाता है, तो बैंक अकाउंट बनाया जा सकता है। इनमें से ये पूछा जा सकता है कि किस अकाउंट को, इन चारों अकाउंट में से किस अकाउंट का टोटल दोनों तरफ बिल्कुल एक सा आएगा, तो जिससे पता चल जाएगा कि आपने खाते सही बनाए हैं, रिकॉर्ड सही रखे हैं, तो वो बैंक अकाउंट है। क्योंकि ये अकाउंट अगर दोनों तरफ एक सा आ जाता है तो ये मान लिया जाता है कि आपने अकाउंट प्रॉपर सेटल्ड कर दिए हैं और आपने कोई भी सैद्धांतिक अशुद्धि, मतलब कोई भी प्रिंसिपल मिस्टेक नहीं की है। तो ये इस बात का प्रूफ होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने पार्ट 2 के ये कॉमर्स जो पेपर है उससे यूनिट नंबर 2 आज लेकर आए थे, जिसका ये आखिरी चैप्टर था। एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाने की हमने कोशिश की है। अगर आपको हमारी कोशिशें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और इस पर एक अच्छा सा कमेंट कर दें। ऐसे भी यूज़फुल वीडियो लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।